90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज आवाज दिल की। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत संजीवनी। और सेहत संजीवनी के कार्यक्रम में आप जानते ही हैं, क्योंकि आप इसको लगातार सुनते हैं, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में जुड़े हुए ऐसे लोगों को आपके साथ लाते हैं, आपसे उनका तारुफ करवाते हैं, आपके लिए उनसे बात करते हैं जिनका अच्छा खासा अनुभव है इस क्षेत्र में। तो आज हमारे साथ में कल्याणपुर कानपुर के गहलोत मेडिकल सेंटर से मौजूद है डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत, और जिनका अच्छा खासा अनुभव है। खासतौर से अगर हम बात करते हैं, प्रसूति रोग की बात करते हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं वो वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इसीलिए आज हम उनको अपने साथ में जोड़ा हुआ है हमने। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रेणु आपका वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। पिछली बार का एपिसोड काफी अच्छा रहा और फिर से मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब डिमांड बढ़ती है, लोगों की बात होती है, तो लोग कहते हैं नहीं मैडम तो बहुत अच्छा बोल रही थी। और जाहिर सी बात है, चूंकि आप पॉपुलर हैं, आप लोगों के बीच में पहुंचे हुए हैं, तो इसीलिए लोगों ने आपकी डिमांड की और हमने आपसे रिक्वेस्ट की, और आप आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। पिछली बार हम लोगों ने कुछ चीज़ों की बात की थी, तो शायद कुछ विषय थे जिनको विस्तार से बात करना छूटी थी, और एक जो कह सकते हैं जो हम आगे जिस पर बात बढ़ाएंगे उसमें हम थोड़ा सा IVF टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर बात करेंगे। हम उसमें बात करेंगे खास तौर से रसौली की बात करेंगे, और फाइब्रॉइड गांठ की बात करेंगे। ये सब चीजें हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा एक पहला क्वेश्चन है मैडम, कि एक खास तौर से अगर हम बात करें एक औरत के लिए जो कि प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट होने वाली है, क्या सावधानियां उसको रखनी चाहिए? क्योंकि आजकल की डेट में मुझे लगता है कि ये भी बड़ा ज़रूरी है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या बिफोर द प्रेगनेंसी कुछ चीज़ों को हमें चेक कर लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए। मतलब कि वो वाकई अब इस भार को उठाने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए, क्या वो महिला योग्य है? कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है कि आगे बच्चे में प्रॉब्लम ट्रांसफर ना हो जाए? इसके बारे में सबसे पहले आप मुझे बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल, थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। प्री कंसेप्शनल प्लानिंग हम लोग कहते हैं, जो इंडिया में अभी इतनी पॉपुलर नहीं है, बट बाहर की कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत पॉपुलर है। प्री कंसेप्शन यानी कि प्रेग्नेंट होने से पहले आप ऐसे नहीं शादी हो गई बस बच्चे खटाखट पैदा करने शुरू किए, वो अक्लमंदी नहीं है। इवन शादी होने से पहले आपको ये सोचना है कि जो आपका पार्टनर होने वाला है वो अपनी थैलेसीमिया की जांच करा सकते हैं, दोनों ही लोग। क्योंकि उससे फायदा ये है कि अगर दोनों ही हस्बैंड वाइफ जो होने वाले हैं, अगर उनको दोनों को थैलेसीमिया माइनर है, तो बच्चे को मेजर थैलेसीमिया होगा, जिससे जिंदगी भर उसको ब्लड चढ़ाने की दिक्कत हो सकती है। इस तरीके की और भी कुछ बीमारियां हैं जो अगर आप शादी करने से पहले, जैसे 2 हाई मायोप्स हैं, अगर आप समझ रहे हैं, 2 लोग जिनको बहुत हाई नंबर का चश्मा लगता है, अगर वो दोनों लोग शादी कर लेते हैं ना, तो ऐसे केसेस में भी जो बच्चा पैदा होगा उसको और ज्यादा अधिक नंबर आने की संभावना 90% से भी ज्यादा होगी। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको इवन शादी प्लान करने से पहले आपको सोचना चाहिए। चलिए, अब शादी हो गई है, आप कब प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं ये बहुत जरूरी है। ये आप ध्यान में रखिए कि क्या आप मानसिक और शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से भी, फाइनेंशियली भी, क्या आप तैयार हैं बच्चे को लाने के लिए? तो मानसिक रूप में अगर आप तैयार नहीं हैं, अभी आप चाहते हैं कि शादी को एंजॉय करें 6 महीना, साल भर, 2 साल, या हम अभी करियर में सेटल होना चाहते हैं, अभी हम एकदम से बच्चा जो है नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात कीजिए कि मैडम प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो वो आपको कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ज्यादातर हम लोग जो है गर्भ निरोधक गोलियां या कॉन्डोम का उपयोग आपको बताते हैं। तो ये दोनों काफी सेफ हैं, आप साल 2 साल आराम से इनका प्रयोग कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक बच्चा प्लान कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि पहले ही बच्चे को अनवांटेड प्रेगनेंसी की तरह लेके फिर एबॉर्शन कराने से और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ट्यूब बंद हो जाती है, पिछली बार मैंने बताया था, और इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं भी आती हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो जब आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं, प्लान योर प्रेगनेंसी वेल। सेकेंडली, अब आपने सोचा है कि हमें अब प्रेग्नेंट होना है,
उसको हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही अब अपने कुछ टेस्ट कराने चाहिए। स्पेशली ये देखना है कि भाई दोनों का वजन बराबर हो, अच्छा हो, बीएमआई के हिसाब से, यानी कि जितनी आपकी हाइट हो उसके हिसाब से आपका वेट हो। आपके शरीर में कुछ एक विटामिन है जैसे फॉलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन, इन सब का कॉन्सेंट्रेशन हस्बैंड और वाइफ दोनों ही लोगों में अच्छा होना चाहिए। देखिए जो प्रेगनेंसी हो रही है ना, वो हस्बैंड का बीज और वाइफ का बीज दोनों मिलके अच्छे से होती है। मोटी मोटी भाषा में अगर हम समझे तो जब हमारा बीज अच्छा होगा, बीज में मल्टीविटामिन, न्यूट्रिशन सब कुछ परफेक्ट होगा, वेट अच्छा होगा, आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, अच्छे मेंटल हेल्थ में होंगे, तो जाहिर सी बात है बीज अच्छा होगा, और जब बीज अच्छा होगा तो बच्चा भी आपका अच्छा होगा। ऐसे केसेस में एबॉर्शंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं प्रेगनेंसी की वो कम हो जाती हैं। ये देखने में आया कि अगर डेफिशिएंसीज होती हैं तो पेशेंट को हाई बीपी, एनीमिया, एबॉर्शन होना, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो श्रोता हमारे इस वक्त सुन रहे हैं मैम, और ये सवाल मेरे जहन में इसलिए आया था कि वो वाकई हमारे यहाँ शादी हो गई, कुंडली तो मिला दी गई और कुंडली मिली, 24 के 24 गुण मिल गए, बहुत बढ़िया जोड़ा बन गया, और बाद में कॉम्प्लिकेशंस आई तो पता चला कि शादी होने के दिन से लेकर और वो प्रेग्नेंट हुई महिला उसके बाद आगे तक, फिर वो बच्चा भी लगातार वो हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। प्रॉब्लम कहीं और थी और मिला कुंडली दी गई, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे। तो एक बार फिर से मैडम, क्योंकि जो श्रोता है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, मुझे हमेशा ये याद रहता है कि उन लोगों को थोड़ा मुझे ज्यादा समझाना पड़ता है। 1 2 3 4 4 या 5 चीजें वो बता दीजिए कि शादी होने से पहले जो भी लोग जिनके माँ बाप सुन रहे हो या वो खुद सुन रहे हो इस प्रोग्राम को, हमारे 5 वो कौन सी चीजें हैं जिनके टेस्ट करना जरूरी है इस लाइफ स्टाइल को देखते हुए, इस जीवन शैली को देखते हुए, और के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 टेस्ट जरूरी है। ये 5 टेस्ट अगर आपके ओके हो जाते हैं तो लड़का योग्य है शादी के, कुंडली के साथ साथ। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक अपना CBC कराना है, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके साथ में आपको देखना है ब्लड ग्रुप, हस्बैंड और वाइफ दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है ये देखिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात आती है कि अपनी थैलेसीमिया स्क्रीन, यानी कि HPCLA स्क्रीन हम लोग कहते हैं, और आजकल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री में करना शुरू किया है। ये जो तीनों टेस्ट मैंने अभी बताए हैं ना, इवन थैलेसीमिया स्क्रीन जो हमको प्राइवेट में 1100-1200 की होती है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में होती है, तो वो भी कराइए। ये मिलाना बहुत जरूरी है जिससे आपका जो बच्चा आगे पैदा हो वो कम से कम इस इतनी बड़ी गंभीर बीमारी को सफर ना करे। इसके लिए ये भी बहुत जरूरी है। एक कंप्लीट CBC, दूसरा बताया ब्लड ग्रुप, और तीसरा आपने बताया थैलेसीमिया स्क्रीन। और ये इसको प्रिवेंट करने के लिए एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जो सगे संबंधी होते हैं कायदे से उसमें शादियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कंजेनाइटल एनामिलीज होती है ना, ये तभी ज्यादा आगे फॉरवर्ड होती हैं अगर आप आपस में ही सगे संबंधियों में शादी करते हैं। तो ये एक बात है। सगे संबंधी इन द सेंस अगर आपका फर्स्ट कजिन, चाचा, मामा, ताऊ, बुआ, है ना, ये वाले जो आपके फर्स्ट कजिन है, जिससे कहीं ना कहीं जिनके दादा, नाना, नानी सेम हो रहे हैं, ऐसा समझ सकते हो। अब थोड़ा सा यहाँ पे मेरे दिमाग में, मन मस्तिष्क में थोड़ा सा कंफ्यूजन आया मैम, क्योंकि हमारे साथ में हो तो मैं ये कंफ्यूजन जरूर दूर करना चाहूंगा। खास तौर से इस्लाम में हमने देखा है कि उनके यहाँ फुफ्फी और मौसी और उनके यहाँ शादी कर लेते हैं, और वो लोग जमाने से कर रहे हैं शादी, तो इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं सोसाइटी में। अगर आप स्टडीज देखेंगे, इन शादियों को हम लोग कहते हैं कॉन्सैंग्यूइनस मैरिजेस, है ना, CONSAN। मैं चाहती हूँ कि लोग सुने और पढ़ें इस बारे में। कॉन्सैंग्यूइनस मैरिजेस कहते हैं। तो इन मैरिजेस में आप देखेंगे कि चांसेस ऑफ कंजेनाइटल एनामिलीज, यानी कि थैलेसीमिया होना, कटे फटे होंठ होना, आपने देखा होगा कभी बच्चों का सिर नहीं बनता है, बच्चे के पीठ पे एक फोड़ा या ट्यूमर पैदाइशी पता चल जाता है कभी कभी। ऐसी बहुत सारी कंजेनाइटल एनामिलीज जो अनुवांशिक होती हैं, यानी कि जो फैमिलीज में चल रही होती हैं, वो अगर आप आपस में शादी नहीं करते तो वो होता क्या है, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड होती है। तो अगर आपके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे वो बीमारी है तो बच्चे को डबल एक्स दोनों ही तरफ से जाएगी और बच्चे को सिम्टम आएगा। जबकि मान लीजिए एक एक्स क्रोमोसोम में बीमारी आई और आपका जो दूसरा पार्टनर है वो कहीं दूसरी फैमिली से है, वहां से आई, तो वो हल्का उसको असर होगा और इस तरीके की बीमारी का रौद्र रूप उसको बच्चे को नहीं होगा। तो कॉन्सैंग्यूइनस मैरिजेस ये देखी गई है
कि बहुत ज्यादा डेडली है और कंजेनाइटल एनामलीज को प्रोवोक करती है। कंजेनाइटल यानी कि पैदाइशी अनुवांशिक बीमारियां जो एक्स और वाई क्रोमोसोम में आगे बढ़ती हैं। तो ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना। आप चाहें तो गूगल करिए, सर्च करिए कि सगे संबंधियों में शादी करने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और क्या इससे अनुवांशिक बीमारियां बढ़ती हैं। आपको जरूर इसका बहुत लंबा जवाब मिलेगा। बहुत आपने महत्वपूर्ण बात की और हम तो प्रसूति रोग और फाइब्रॉइड गांठ के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन शुरुआत में कई श्रोताओं के इस संबंध में सवाल थे, तो मैंने ये आपसे सवाल किया। लगातार मैम आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से गीत के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं और अपने श्रोताओं से भी हम कहना चाहेंगे कि वो कहीं मत जाएं, इस गीत को एंजॉय करें और गीत के बाद में जब लौट कर आएंगे तो इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। वाकई आप कहेंगे कि डॉक्टर रेणु सिंह से बात करने पर वाकई आनंद भी आया और जानकारी भी मिली। एक छोटा सा गीत और गीत के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप। वॉइस ऑफ कन्नौज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत संजीवनी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत, जो कि गहलोत हेल्थ केयर से हैं और कल्याणपुर कानपुर में बैठती हैं और अच्छा खासा नाम है। तो बस एक गीत सुनते हैं और गीत के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। वेलकम बैक। लगातार आप सुन रहे थे गीत और वाकई संगीत के साथ साथ अगर थोड़ा सा सामान्य ज्ञान भी बढ़ता जाए, थोड़ा सा ज्ञान भी बढ़ता जाए, थोड़ी सेहत भी बढ़ती जाए तो इसी को कहते हैं कंप्लीट पैकेज। और ये पैकेज वॉइस ऑफ कन्नौज पर आपको लगातार मिल रहा है। कार्यक्रम सेहत संजीवनी में आप गीत भी सुन रहे हैं और सेहत की बात भी हो रही है। डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत हमारे साथ मौजूद है, गहलोत हेल्थ केयर एंड रेणु IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। और वाकई उनका इतना अच्छा अनुभव है कि उनकी बातों में वो चीज झलकती है कि आखिरकार जिस तरीके से वो हमको बता रही है। मैम एक बार फिर से आपका स्वागत है वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज। अब जो अगला सवाल है और वो सवाल बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस से ही है। ये फाइब्रॉइड जो गांठ है, इस गांठ के बारे में और इस गांठ को रसौली, ये क्या दोनों जुड़े हुए आपस में या अलग अलग हैं, इन दोनों के बारे में बताएं। और काफी श्रोता, क्योंकि रसौली बहुत लोग कहते रहते हैं और ये फाइब्रॉइड गांठ जो है ये थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी आ जाती है, तो दोनों चीजों को समझाएं कि क्या है ये, ताकि हमारे श्रोता जो हैं जो लगातार पूछते हैं इस बारे में, उनका थोड़ा सा एक जो है जिज्ञासा उनकी शांत हो। बताएं जी। बहुत इम्पोर्टेंट बात है और मेरा बहुत दिल से जुड़ाव है इससे, फाइब्रॉइड से जी। कि फाइब्रॉइड कह लो इंग्लिश में और आप हिंदी में इसको रसौली कहते हैं हमारे यहाँ। वो बेसिकली बच्चेदानी की एक मांस की ही एक गांठ होती है जी। ठीक है। अब यह गांठ आप 15 से लेकर 50 वर्ष तक की महिला को हो सकती है। ये एक गांठ हो सकती है और कईयों गांठ हो सकती है। अच्छा। हाँ, ये सब, और ये बेसिकली ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स की अधिकता की वजह से होती है। हमारे सबके शरीर में ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है। हर महिला ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन से ही उसका स्त्रीत्व या फेमिनिटी ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन से ही बनती है। तो किसी में वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, क्या है, जेनेटिक कॉजेज है, एग्जैक्टली अभी तक नहीं पता चल पाया है कि एक्चुअली कारण क्या है। बट ये देखा गया कि जिनको भी फाइब्रॉइड है उनमें ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन बहुत अधिकतया पाया जाता है। तो यह एक गांठ है, कैंसर नहीं है। कभी भी कैंसर बनने के चांस जीवन पर्यंत 1% होते हैं, यानी कि 100 लोगों में कभी एक को ये गांठ कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये होती क्यों है और कैसी होती है और मतलब कहाँ पर होती है, उस सारी चीज थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। बच्चेदानी की गांठ है जी।
बच्चेदानी में ही ये गांठ होती है। बेसिकली स्मूथ मसल सेल जहाँ भी होते हैं, बच्चेदानी का जो मस्कुलर पार्ट होता है, मांसपेशी वाला हिस्सा है, उसमें ये गांठ होती है। 3 या 4 तरीके की गांठें बच्चेदानी के अंदर हो सकती है, उसी के हिसाब से इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर यह बच्चेदानी के अंदरूनी हिस्से में है तो इसको हम लोग कहते हैं सब म्यूकस मायोमा। तब ये गांठ की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होती है और जल्दी जल्दी महिला को ब्लीडिंग आती रहती है। तो ये छोटी भी गांठ है, अगर 1 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर की भी गांठ अगर अंदरूनी हिस्से में है, जिसको हम लोग सब म्यूकस मायोमा कहते हैं, तो यह ब्लीडिंग, जल्दी जल्दी ब्लीडिंग आना, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आना, कतरे आना, ऐसी वाली दिक्कत से, समस्या से ग्रसित होते हैं। बट इस गांठ का ट्रीटमेंट भी उतना ही सिंपल है। इसमें हम हिस्ट्रोस्कोपी विधि द्वारा, यानी कि दूरबीन विधि से नीचे जाते हैं, वजाइना के थ्रू जाके, यूट्रस में जाके इस गांठ को हटा सकते हैं, जिसमें हमें बच्चेदानी तो छोड़िए, पेट में भी एक भी चीरा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। और इस तरीके से हमने 14, 15, 16, 18 चाहे कितनी भी अंदरूनी हिस्से में होंगे वो गांठ हम हटा सकते हैं। पेशेंट को टोटली क्योर करते हैं। सुबह एडमिट किया, शाम को छुट्टी करी, खाना पीना सब कुछ होता है, और अगली बार या 6 महीने बाद पेशेंट उससे बच्चा भी कंसीव कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। और मैं जरूर इस बात को एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, रिपीट करना चाहूंगा कि रसौली एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही आराम से इसका इलाज हो सकता है। 24 घंटे के अंदर आप घर वापस जा सकते हैं और बगैर पेट में कोई चीरा फाड़ी के आपका ये ऑपरेशन किया जा सकता है। और इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बस एक बार ये डायग्नोस हो जाए कि यहाँ आपके रसौली है, यानी कि रसौली, इसको इंग्लिश में फाइब्रॉइड गांठ बोलते हैं, फाइब्रॉइड बोलते हैं। और जाहिर सी बात है, दोनों चीजें एक ही हैं। ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी अगर आपकी दिक्कत अगर चल रही है, तो इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से विदाउट एनी डर, किसी परेशानी के, आपका ये क्योर किया जा सकता है। और डॉक्टर रेणु सिंह ने साफ तौर पर कहा है, सुबह आइए, शाम को जाइए, दिन में खाने पीने का भी इंतजाम है, आराम से वहां रुकिए, अपना वहां पे इलाज कराइए और ऑपरेट करवा के आप घर वापस जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हुई। मैम, जरा एक बात वही है, मुझे ये कहना पड़ता है क्योंकि हम एफएम रेडियो स्टेशन है, हम यहाँ पर लोगों को संगीत सुनाते हैं, तो जब भारी भारी बातें करते हैं हम, तो थोड़ा हल्का हल्का उनको पीछे से ना हाथ लगाते हुए चलते हैं। मैं गीत संगीत सुनाता रहता हूँ तो उन्हें लगता है कि हाँ चलो यार ठीक ठीक चल रहा है, मतलब उनका दिल चल रहा है, मैडम की क्लास नहीं चल रही है। उनका दिल जो है ना धड़कता नहीं, उनका दिल जो है आराम से स्लोली कायदे से वर्क करता रहता है। तो इसलिए गीत सुनते हो, गीत के बाद तुरंत वापस आते हैं। बिल्कुल। सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, सेज से कलियां चुनना ले, चुनना ले कोई चुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। वेलकम बैक। तो आपने सुना ये गीत, और कहते हैं ना कि संगीत आपकी रूह को सुकून देता है, लेकिन सेहत की बातें आपके शरीर को आराम देती हैं। और दोनों का लाजवाब कॉम्बिनेशन वॉइस ऑफ कन्नौज पर आपको सेहत संजीवनी कार्यक्रम में देखने को मिलता है। 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं, और हमारे साथ में इस समय डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत हैं। डॉक्टर रेणु, पहले तो हमने बात कर ली रसौली की, फाइब्रॉइड गांठ की। एक जो चीज मेरे मन मस्तिष्क में आई, क्या ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि रसौली की वजह से, यानी कि फाइब्रॉइड गांठ की वजह से यूट्रस को निकालना जरूरी पड़ जाए? ऐसा कुछ होता है क्या? कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई है? देखिए, ऐसा है कि गांठ, जैसे मैंने आपको भी सब म्यूकस मायोमा के बारे में बताया, 2 और तरीके की गांठ होती है। इंट्राम्यूरल यानी कि जो बच्चेदानी की मांसपेशी के अंदर होती है, और सब म्यूकसल यानी कि जो बाहर की तरफ होती है। यूजुअली ये गांठों का साइज बहुत बड़ा होता है। तो अगर आपको ये गांठ है 2.5-3 सेंटीमीटर से छोटी है, देखिए सब म्यूकस मायोमा जो होगा वो ब्लीडिंग करेगा ही करेगा, तो उसको तो हर हालत में निकालना है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। बट इंट्राम्यूरल और सब सीरोसल मायोमा अगर आपके छोटे हैं, 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर के हैं, और वो आपके अल्ट्रासाउंड में एक्सीडेंटली, आप किसी और बात के लिए अल्ट्रासाउंड कराने गए, डॉक्टर ने देख के कहा अरे फाइब्रॉइड भी है, तो उससे घबराने की बात नहीं है।
अनलेस की इंट्राम्यूरल और सबस्यूरोजल फाइब्रॉइड से आपको ब्लीडिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, या पेशाब रुक रही है, या लेटरिन जाने में दिक्कत है, ऐसे केसेस में हमको वो हटाना पड़ता है। या कभी कभी इन गांठों के साइज इतना बढ़ जाता है कि इनकी वजह से अबॉर्शंस होने लगते हैं, मतलब पेशेंट कंसीव करता है, उसको बार बार अबॉर्शन हो जाता है, क्योंकि ये गांठ एक पत्थर की तरह होती है ना। तो बच्चा आया, बच्चे की जो जड़ें हैं इस गांठ पे आई और उसको खाना पानी नहीं मिला, तो वो बच्चा एबॉर्ट बार बार होता है। ऐसी कंडीशंस में फिर हमको लैप्रोस्कोपी विधि द्वारा, ठीक है, पेट में दूरबीन डालेंगे, बहुत छोटे छोटे 3 mm to 4 mm के छेद होते हैं, उससे हम दूरबीन डालते हैं। दूरबीन विधि द्वारा हमारे पास मशीनें हैं, लेजर्स हैं, जिससे हम आपकी गांठ हटा लेंगे और बच्चेदानी को बचा लेंगे। मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये देखने में आया है कि अक्सर 15 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड, 18 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड, 28 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड जब होता है तो बहुत बड़े बड़े लोग भी जो हैं घबरा जाते हैं और ये कहते हैं ना जी इसका कुछ नहीं हो सकता, आप 22 साल की लड़की में यूट्रस निकलवा दीजिए। तो मैं आपके माध्यम से ये बात कन्वे करना चाहती हूँ कि भाई 40 वर्ष से कम उम्र की किसी भी महिला को या जिसके बच्चे नहीं हैं, आपको बिल्कुल भी फाइब्रॉइड की वजह से बच्चेदानी नहीं निकालनी है। जिंदगी खत्म हो जाएगी मैडम, वाकई मतलब संभालना होगी आगे बच्चे प्रेग्नेंट होने के, तो आपने इंस्ट्रूमेंट ही निकाल लिया ना वो बिल्कुल। देखिए इसमें 2 बातें हैं। मान लीजिए आपके 25 साल में जो लेडी है उसके 2 बच्चे हो गए हैं, ठीक है, अब उसका फाइब्रॉइड डायग्नोज हो रहा है 27 साल की उम्र में। 27 साल की उम्र में भी आपको फाइब्रॉइड के लिए बच्चेदानी नहीं निकालनी है। अच्छा, आपको लैप्रोस्कोपी विधि द्वारा सिर्फ गांठ हटाना है और यूट्रस को कंजर्व करना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने बच्चेदानी निकाली तो बच्चेदानी के साथ में जो अंडकोश होता है, जिससे फीमेल की फेमिनिटी बनाने वाला जो हार्मोन ईस्ट्रोजन होता है, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है और 1-2 साल के अंदर उस महिला के अंदर 50-55 साल वाली महिलाओं की जो दिक्कतें होती हैं मेनोपॉज वाली, वो आनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए मैं एक कैंपेन चलाती हूँ, बच्चेदानी बचाएं, स्त्रीत्व सहेजें। यानी कि 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में आप बच्चेदानी सिर्फ तभी निकालिए जब कैंसर जैसी कोई खतरनाक बीमारी आपको समझ में आ रही हो। अदरवाइज जितनी भी और परेशानियां हैं उनको हम बहुत सारी दूसरी चीजों से मैनेज कर सकते हैं। मुझे लगता है एक और हम लोग नेक्स्ट टॉक अपनी कर सकते हैं बच्चेदानी बचाएं स्त्रीत्व सहेजे पे, जिस पर मैं एक एक करके जितनी बच्चेदानी निकालने की प्रॉब्लम्स है उस पर डिस्कशन करके आपको बताऊंगी कि भाई क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास। हर छोटी बात के लिए बच्चेदानी मत निकालिए प्लीज, ये मेरा आग्रह है आपसे। इसके ऊपर जागरूकता होनी भी चाहिए और जरूर इस बात के लिए हम हमारा जो शीर्ष प्रबंधन है उनसे हम बात करेंगे कि इस विषय को लेकर भी एक टॉक होनी चाहिए जिसमें कि लोगों को ये जानकारी लगे। आमतौर पर जैसे बचपन में मैंने खुद महसूस किया हुआ था कि अगर दांत में कोई प्रॉब्लम हो तो छोटे छोटे शहरों में दांत का निकालना ही एक विकल्प होता था। यानी कि 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का बच्चे का दांत आप वो पहले क्यों नहीं। ऐसे ही छोटे शहरों में ये चीज भी है कि अगर बच्चेदानी में रसौली की या फाइब्रॉइड की कोई परेशानी आती है तो कहीं ना कहीं वो अज्ञानता होती है, कहीं ना कहीं वो लोगों का कह सकते हैं कि उनको जानकारी नहीं होती, जिसके चलते ये इतना घातक कदम कह सकते हैं। क्योंकि 25-26 साल की उम्र ही क्या होती है और वहां पर ऐसा हो जाना तो जिंदगी खत्म हो जाना सा लगता है। वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सेहत संजीवनी में डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। गहलोत हेल्थ केयर एंड रेणु IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से कल्याणपुर कानपुर में, और वाकई एक अच्छा खासा नाम भी है और अच्छा खासा अनुभव भी है। और ये सारी चीजें जब हैं और वो उनकी बातों में भी हमें यहाँ पर दिख रहा है। हमने बात की यूटेरस की, हमने बात की रसौली की, हमने बात की कि किस तरीके से यूटेरस को बचाया जा सकता है, इसको लेकर विस्तार से आगे बात करेंगे। लेकिन अब एक चूंकि हम IVF की भी बात कर रहे थे, मैम IVF की बात करें उससे पहले आपने लेप्रोस्कोपी का जिक्र किया कि बच्चेदानी को बचाने में, ये हिस्टेरोस्कोपी क्या होती है, क्या चीज है? देखो, हिस्ट्रो का मतलब होता है यूट्रस और स्कोपी यानी कि दूरबीन, ठीक है। तो जब भी कभी हम यूट्रस के अंदर दूरबीन लेके जाते हैं उसको हम हिस्ट्रोस्कोपी विधि कहते हैं। बहुत ही अच्छी टेक्निक है, नई तो मैं नहीं बोलूंगी, 15 साल से मैं खुद कर रही हूँ तो नई तो नहीं है, 22-25 साल पहले ये सब आ चुकी है। लेप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी में हाँ दोनों में डिफरेंस क्या है? लेप्रोस्कोपी हिस्टेरोस्कोपी को हम नीचे के रास्ते यानी कि वजाइना के रास्ते
Okay. योनि के रास्ते दूरबीन को लेके जाते हैं Right. बच्चेदानी के अंदर, उसको हम नॉर्मल सलाइन से फुलाते हैं और उसके अंदर की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हैं। Right. तो क्या क्या प्रॉब्लम दिख सकती हैं, जैसे मैंने बताया कि सबम्यूकस फाइब्रॉइड्स, गांठ रसौली अंदर से दिखती हैं। कभी कभी हमको एंडोमेट्रियल पॉलिप यानी कि छोटी छोटी मांस की गांठें दिखती हैं। कभी कभी पैदाइशी विकार जैसे कि बच्चेदानी में पर्दा, जाला, झिल्ली, ये सब दिखती हैं। डीएनसी कराने की वजह से अंदर मवाद, बहुत सारी पॉकेट्स, ये सब दिखती हैं। कभी सफाई कराई, पूरे टुकड़े नहीं निकले, वो भी हम देखते हैं कि किस कोने में फंसा है, उसको भी हम दूरबीन विधि से निकालते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी विधि से। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें हमको यूट्रस, बच्चे पेट में कोई चीरा नहीं आने वाला है। लैप्रो यानी कि पेट, स्कोपी यानी दूरबीन। लेप्रोस्कोपी में हमें छोटा 3 से 4 मिलीमीटर का चीरा पेट में देना पड़ता है। उसके द्वारा हम दूरबीन अंदर ले जाते हैं, उससे हम बच्चेदानी का ऊपर का पार्ट, ट्यूब, ओवरी, आंतें, ये सब चीजें देख पाते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है आईवीएफ की, और चूंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है मैम, तो थोड़ा सा आईवीएफ को लेके इतना बता दिए कि लोगों में अभी बहुत ज्यादा इसकी क्लियर कट जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं होती है। वो सरोगेसी नहीं समझते हैं, वो आईवीएफ उतनी तरीके से समझते नहीं है, परख बच्चा क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको लेकर थोड़ा सा अभी जागरूकता बढ़ानी भी है। और लोग अगर परेशान है संतानहीनता को लेकर, तो वो किस तरफ, कैसे इस तरफ आए, उसके बारे में जरा थोड़ा बताएं, मेनली आईवीएफ को लेकर। जी ओके, देखो आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब कि हम विवो होता है जब हम शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी कि जब अंडा और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यूजुअली शरीर के अंदर ये प्रोसेस फेलोपियन ट्यूब्स यानी कि यूट्रस से जो नलिकाएं निकलती हैं उसमें ये प्रोसेस होता है। संबंध बनाने के बाद शुक्राणु योनि में इकट्ठे होते हैं और अंडा अंडकोश से फूटने के बाद आपके ट्यूब में जाता है। ट्यूब में ही ये अंडा करीब 24 घंटे तक जीवित रहता है। शुक्राणु आके उसको फोड़ता है, अंडा शुक्राणु मिलके भ्रूण बनाते हैं और यह भ्रूण बच्चेदानी में बैठ के बच्चा बनाता है। बट जैसे कि पिछली बार मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी जिसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, इन्फेक्शंस हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि ट्यूब में बच्चा आया वो फट गया। तो इस तरीके की जब ये चीजें होती हैं और हमारी ट्यूब खराब हो जाती है, ऐसे केसेस में हमको टेस्ट ट्यूब बेबी करना पड़ता है। लोग सोचते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि मैडम नया ही बच्चा टेस्ट ट्यूब में बना रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णतः आपका ही बेबी है, इसमें हम हस्बैंड का शुक्राणु ले लेते हैं और महिला के अंडे बना लेते हैं और माइक्रोस्कोप जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं जिसमें हम 40 गुना बड़ा करके देखते हैं। तो जो काम आप ये सोचिए ट्यूब में हो रहा था, आपकी फेलोपियन ट्यूब में, आपकी बच्चेदानी के बगल की जो ट्यूब है, वो काम हम बाहर कर रहे हैं। बस इतना करना है। यानी कि 5 दिन का वो काम हम अंडा लेते हैं खुद से, शुक्राणु लेते हैं आपका हस्बैंड का, उसको मिलाते हैं, भ्रूण बनाते हैं और जब मरीज की एंडोमेट्रियम यानी कि अंदरूनी लाइनिंग एप्रोप्रिएट होती है तो उसको यूट्रस के अंदर प्रत्यारोपित कर देते हैं। यह प्रोसीजर बिल्कुल पेन फ्री है, दर्द नहीं है। हम आपको सुबह बुलाते हैं, शाम को छुट्टी कर देते हैं। इस प्रत्यारोपित करने के बाद में फिर मतलब महिला को कुछ प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते होंगे? हाँ, थोड़ी बहुत प्रिकॉशन, जाहिर सी बात है कि भाई 13-14 दिन तक हम उनको बोलते हैं कि कहीं आप ट्रैवल मत करिए, आप नॉर्मल रूटीन वर्क करते रहिए अपना। ऐसा नहीं है कि आपको बेड रेस्ट पे रहना है, इन्फेक्शन से अपने को बचा के रखो। और ये सब जो बेसिक प्रिकॉशंस हम बताते हैं, इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त अब इजाजत दे नहीं रहा है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी लगती है और न सिर्फ हमको बल्कि जो भी श्रोता इस वक्त सुन रहे होंगे, इसीलिए बार बार आपकी डिमांड आती है कि भाई मैडम से बात करना है या उनसे पूछना है। तो ये जो पहले दूसरे जो सवाल हमने लिए थे और लगातार जो बात कर रहे थे, ये उन्हीं के सवालों पर और उनकी जानकारी को लेकर ये सवाल थे। बहुत शुक्रिया। और मैं जरूर चाहूंगा कि आप ऐसे ही लगातार अपना समय हमें देते रहें बीच बीच में, ताकि हमारे तमाम जो श्रोता हैं उनकी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो दूर होती रहें। बहुत शुक्रिया मैम, एक बार फिर से आपका। थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे साथ में मौजूद थी डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत, जो कि गहलोत हेल्थ केयर एंड रेणु आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर कल्याणपुर कानपुर से मौजूद थी हमारे साथ में। और जो बातें उन्होंने बताई, उसकी सबसे पहली बात मैं एक बात बता देता हूं कि वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली तो मिलाइए ही मिलाइए, लेकिन उसके साथ ही साथ
3-4 जो बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत ने बताए थे वो करवाना बहुत जरूरी है। फाइब्राइड गांठ की जो बात करें, रसौली की जो बात यहाँ पर हुई बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप जा सकते हैं वहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर में, गहलोत हेल्थ केयर सेंटर में, और वहाँ पर जाके आप सिर्फ 1 दिन की बात होती है और आप इससे हमेशा के लिए निजात पा लेंगे रसौली जैसी प्रॉब्लम से। और IVF की भी बात की। लगातार आपके साथ में सेहत संजीवनी कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे लोगों को हम लाते रहेंगे जो आपकी बात करेंगे, आपकी सेहत की बात करेंगे, और निश्चित तौर पर आपका सुखी जीवन हो, समृद्ध जीवन हो, शांत प्रिय जीवन हो। इसलिए वॉइस ऑफ कन्नौज लगातार आपके साथ बना रहेगा। आप बने रहिए वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर और सुनते रहिए संगीत, सूचना और सेहत की तमाम ऐसी बातें जो शायद आप पहले नहीं जानते थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की।